नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अगले अपने चैप्टर की तरफ चल रहे होंगे एंड ये चैप्टर हम लोग देख रहे होंगे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े महापुरुष के ऊपर, हु इज नन अदर देन ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेट्स, महात्मा गांधी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने किन चीजों को देखा हुआ है? औपनिवेशिक साम्राज्य के पूर्व के भारत को देखा, भू राजस्व व्यवस्था देखा, ब्रिटिश भारत में किस तरीके से व्यापार के चलन रहे हुए हैं, इन सारे चैप्टर्स को देखा। फिर संवैधानिक सुधार और अधिनियमों को देखा, गवर्नर जनरल्स को देखा, बंगाल के विभाजन को देखा, उग्रवाद को देखा, और आज 14 चैप्टर के तौर पर हम लोग महात्मा गांधी साहब को देख रहे होंगे। ठीक है, गांधी, देखिए आपने गांधीवाद का इंपॉर्टेंस इस दुनिया में इतना ज्यादा है कि दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे ना कि गांधीवाद को बहुत सम्मान से पढ़ाया जाता है। आप किसी भी जगह पर जाकर के बोलिए कि आप महात्मा गांधी के देश भारत से आ रखे हैं, तो आपको विशिष्ट सम्मान के साथ देखा जाता है। खासतौर से वैसे अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाइए, जिन लोगों को महात्मा गांधी के सत्याग्रह ने इस चीज के लिए प्रेरित किया कि भाई तुम लोग भी यूरोपियन शक्तियों के अगेंस्ट लड़ सकते हो, तुम लोग भी अपनी आजादी अचीव कर सकते हो। अगर मेरे जैसा दुबला पतला आदमी, कमजोर सा आदमी इंडिया में ये कर सकता है, तो तुम लोग भी अपने देश में कर सकते हो। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को उनके नृशंस हत्या भी कर दी गई। ठीक है, किसके द्वारा? तो गोडसे के द्वारा। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि साउथ इंडिया में कहीं कहीं पर गोडसे का भी मंदिर बनाने का प्रयास किया गया। इसको लेकर के न्यूज़पेपर में कहीं पर एक बड़ी अच्छी से हम लाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, आप लोग एशिया वगैरह में कहीं पर यूज कर सकते हैं कि गोलियों से गांधी मरते नहीं और मंदिरों से गोडसे जिंदा नहीं होते। ठीक है, आप गांधी का खुद उनका स्टेटमेंट है कि आप गांधी को मार सकते हो, गांधीवाद को नहीं मार सकते हो। इसी क्लास में हम लोग देख रहे होंगे उनसे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बिकॉज गांधी जी के बारे में तो उनके चश्मे का नंबर भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सा लकड़ी लेके वो चलते थे वो आपको पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देख रहे होंगे कि उनका जो सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, वो सैद्धांतिक अवधारणाएं कौन सी हैं, इस चीज के ऊपर भी थोड़ा हम लोग एम्फेसाइज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे गांधी जी को लेकर के ना जेबी कृपलानी साहब का एक बड़ा अच्छा सा लाइन है। जेबी कृपलानी बोलते हैं ना कि सपोज लाइफ में हम लोग बहुत सही होते हैं, ठीक है, किसी एक अवधारणा को लेकर के कि आंदोलन कैसे होगा, इस पॉलिसी को कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा, क्या हमारा राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हमारी जो कार्यविधि है वो क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के लाइफ में जब हम लोग सबसे ज्यादा सही होते हैं और महात्मा गांधी सबसे ज्यादा गलत होते हैं, तो भी महात्मा गांधी हम लोगों से ज्यादा सही होते हैं। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इक्वल टू एमसी स्क्वायर की खोज की, और आज के समय का हाइड्रोजन बॉम्ब कह लीजिए या न्यूक्लियर बॉम्ब कह लीजिए, सब का सब उसी अवधारणा पर बेस्ड है। न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या अंतर होता है ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अच्छे फ्रेंड थे किनके? तो महात्मा गांधी के। कभी वो लोग व्यक्तिगत तौर से मिले तो नहीं थे, लेकिन आपस में उन लोगों का पत्राचार होते रहता था। और जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण किया गया ना, तो उसके बाद बहुत दुखी होकर के एल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी जी को लिखते हैं ना कि सर हम इक्वल टू एमसी स्क्वायर इस चीज के लिए नहीं खोजे थे, हम खुद इस चीज के लिए मैंने इन्वेंट किया था, इस चीज के लिए मैंने खोज की थी कि मानव जाति का बेटरमेंट हो, मानवता के कल्याण के लिए मैंने खोजा था। और अगर हमको पता होता कि ये ओपेनहाइमर इस तरीके से इस अवधारणा को, इस साइंटिफिक फैक्ट को मिसयूज करेंगे, तो हम हो सकता है संभवतः इस चीज की कभी खोज ही नहीं करते। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बड़ा फेमस सा स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं कि आने वाली कुछ सदियों में ना लोग यकीन नहीं करेंगे कि गांधी जैसा अच्छा आदमी इस धरती पर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो ये गांधी की महानता है। और जैसा कि किसी भी बड़े आदमी के साथ होता है कि कोई बहुत महान व्यक्तित्व होते हैं, तो उनके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज तो जरूर आती है। ठीक है, कंट्रोवर्सीज कहने का मतलब ये हुआ कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पता है, उससे ऐसी हमारी अवधारणा विकसित होनी चाहिए कि दुनिया में कोई सा भी परफेक्ट सिस्टम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गांधी जी को भी बहुधा 3 चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला चीज तो ये कि जब आप इरविन के साथ समझौता करने जा रहे थे, तो भगत सिंह के लिए आपने क्यों नहीं माफी जो है सो कि वो अंग्रेजों से डिमांड किया, पहला चीज। दूसरा चीज, त्रिपुरी क्राइसिस आप लोगों को आगे थोड़ा हम लोगों ने चर्चा की हुई है, लेकिन आगे और डिटेल में देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो अपने एक व्यक्तिगत कैंडिडेट को खड़ा करते हैं आपको कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में। हालांकि ये भी जानेंगे कि गांधी जी ने 1934 में ही ना कांग्रेस को ऑफिशियली छोड़ दिया था, और कभी भी उसके बाद वो व्यक्ति कांग्रेस से औपचारिक रूप से नहीं जुड़े।
ठीक है, यही कारण है ना कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में आनाकानी करते हैं कांग्रेस के कुछ वर्किंग कमेटी के लोग, तो गांधी एक तरीके से वार्न करते हुए बोलते हैं, चेतावनी देते हुए बोलते हैं कि या तो हमको सपोर्ट करे कांग्रेस, नहीं तो देश की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन हम खड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उनके जो व्यक्तिगत पसंद थे, उनके जो व्यक्तिगत कैंडिडेट थे पटाभी सीतारमैया, उनको बहुत इजीली हरा देते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस की भी उस समय क्या पॉपुलैरिटी रही होगी, एक बार सोचिए, जो गांधी की व्यक्तिगत पसंद को हरा देते हैं। तो इसको लेकर के एक तरीके से धमकी भरे अंदाज में गांधी बोलते हैं कि भाई दिस थिंग इज नॉट गुड, और फिर आउट ऑफ रेस्पेक्ट जाकर के सुभाष चंद्र बोस भी क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं कि भैया आप क्या करिए कि आप ही के मार्गदर्शन में कांग्रेस चलेगा तो अच्छा होगा। आगे जाकर के वो अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को बना लेते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त गांधी दर्शन जो है, हम लोगों ने बात किया है कि हर जगह पढ़ा और पढ़ाया जाता है। एक और जगह पे जहां हम व्यक्तिगत तौर से गांधी की महानता को देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से भारत के लिए महात्मा गांधी, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, वो आदमी कायदे आजम उसको बोलते हैं, वो आदमी जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी ऑक्यूपाई करता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप सोच करके देखिए कि महात्मा गांधी इतने महान व्यक्तित्व थे ना कि वो चाहते तो वो हर एक पोस्ट को अक्वायर करके रख सकते थे। ठीक है, वो चाहते तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि भाई वो प्रेसिडेंट कम प्राइम मिनिस्टर कम डिफेंस मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर प्लस सारा कम वो होते। लेकिन इसकी जगह जब देश आजाद हो रहा था तो उस आदमी ने किसी पोस्ट को नहीं चुना, उस आदमी ने किस चीज को चुना, तो जहां जहां दंगे हो रहे थे ना, उन दंगों को रोकने के लिए वो आदमी आपको यात्राएं करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए उपवास करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी महानता है। इवन लॉर्ड माउंटबेटन एक स्टेटमेंट देते हैं, गांधी को बोलते हैं वन मैन आर्मी, वो बोलते हैं कि मेरी जो ब्रिटिश आर्मी दंगों को रोकने में नाकाम रही है उसको गांधी के उपवास ने रोक दिया है। तो इससे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी अपने आप में कितने बड़े व्यक्तित्व रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं फैक्चुअल चीजों की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में तो फैक्ट्स पूछते हैं, और ये जितनी बातें हम आपको बताएं उन सारी चीजों को आप लोग कहां पर यूज कर सकते हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो गांधी जी के ऊपर कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लिखेंगे, और जो नहीं इंपॉर्टेंट होंगे उनको मतलब कुछ तो बहुत कॉमन से फैक्ट होंगे, जैसे 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ है गुजरात के पोरबंदर में, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अगला जानेंगे कि 1891 में इंग्लैंड से वकालत की वो पढ़ाई पूरी करते हैं। और अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन कि वो आपको कहां से वकालत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इंग्लैंड से। और पहली बार इंडिया में प्रैक्टिस कहां पर करते हैं, तो इंडिया में अगर गुजराती आदमी होंगे तो गुजरात में ही कहीं से करेंगे ना, तो पहली जगह जहां पर वो प्रैक्टिस करते हैं दैट इज राजकोट, और उसके बाद धीरे से वो बंबई में आकर के भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो इस फैक्ट को जानेंगे। 1891 इंग्लैंड से वकालत, फिर राजकोट में आपको वकालत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, राजकोट में पहले वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं और लेटर ऑन बंबई में वो आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लैंडमार्क चेंज उनके लाइफ में तब आता है जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका के एक फॉर्म पे उनको बुलावा आता है कि आप आकर के मेरे लीगल मैटर्स को थोड़ा हैंडल कर लीजिए। ठीक है, उस लीगल कंपनी का आप लोगों से एग्जाम में नाम पूछ देते हैं, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। ठीक है, अब ये जो इवेंट है ना, ये गांधी जी के जीवन के लिए क्यों एक बड़ा लैंडमार्क इवेंट हो गया, बिकॉज इसी क्रम में 1893 में ही ना एक इनके साथ दुर्घटना हो गई। ठीक है, वो दुर्घटना क्या हुई कि गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहे थे, डरबन से लेकर के प्रिटोरिया की। और इसी में क्या होता है ना कि पीटर मारबर्ग नाम से, पीटर मारबर्ग नाम से
एक स्टेशन पर उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये इवेंट क्या था, तो डरबन से प्रिटोरिया जब वो ट्रेवल कर रहे थे तो अच्छा खासा पैसा रुपया दे करके उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट क्लास का टिकट उन्होंने लिया हुआ था, अभी हमारी ट्रेन का फर्स्ट एसी या सेकंड एसी समझ लीजिए। लेकिन जब टिकट चेकर आया तो बोला कि भाई तुम ब्लैक आदमी यहाँ पर क्या कर रहे हो। ठीक है, गांधी बोले कि भाई मेरे पास तो फॉर्मल टिकट है, जितना गोरों ने पैसा दिया है उतना ही पैसा तो हम भी दिए हैं। लेकिन वहां पर नस्लवादी वो जो टीटी थे उन्होंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया गांधी को कि फर्स्ट क्लास में साउथ अफ्रीका में ट्रेवल करने का राइट केवल गोरे लोगों का है। और ये अपने आप में मतलब अच्छा हुआ, उस अंग्रेज को हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि वो अंग्रेज गांधी जी को ट्रेन के बाहर फेंका। बोलते हैं कि जिस आदमी को फेंका गया वो मोहनदास करमचंद गांधी था, और जो आदमी धूल झाड़ करके खड़ा हुआ वो महात्मा गांधी हुआ। वो उसने दृढ़ संकल्प लिया कि अच्छा तुम लोग ट्रेन से बाहर फेंक रहे हो ना, तुम लोगों को इस देश से बाहर हम फेंक रहे होंगे। ठीक है, तो इस फैक्ट को जानेंगे, डरबन से प्रिटोरिया और पीटर मार्बर्ग। ठीक है, एक स्टेशन है वहीं पर इनके साथ ये दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये आप लोगों से एग्जाम में पूछ देते हैं। अब इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम लोगों को संगठित होना होगा। ठीक है, अब संगठित होने के क्रम में वो क्या करते हैं कि सबसे पहले नटाल नटाल वो क्या करते हैं कि भारतीय कांग्रेस का गठन करते हैं। ठीक है, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन करते हैं। ठीक है, ईयर भी कभी कभी पूछ देते हैं, 1894 है। ठीक है, जस्ट अगले ईयर 1893 में इसको इनको जब बाहर निकाला गया ट्रेन से, तो अगले ही साल क्या करते हैं कि ये भारतीयों को संगठित करने के लिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक है, और आगे जाकर के एक पत्र भी निकालते हैं जिस पत्र का नाम है इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन मतलब होता है जनमत। ठीक है, अब यूं तो महात्मा गांधी साहब ने और सारे आपको न्यूज़पेपर्स भी निकाले हैं, जैसे हरिजन हो गया या यंग इंडिया हो गया। तो आप लोग फैक्ट ये पढ़ के जाएंगे कि भैया यंग इंडिया भी उनका है, इसके अतिरिक्त आपको हरिजन भी उनका है, इंडियन ओपिनियन भी उनका है। लेकिन वहां पर पूछ देगा कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था उन्होंने, तो न यंग इंडिया न हरिजन, बल्कि राइट आंसर वुड बी योर इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई है। इनका जो आपको आत्मकथा है ना, ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनमें बहुत मतलब डिस्क्राइब करके इन्होंने बताया है। ठीक है, किस तरीके से ब्रोथल वगैरह भी ये मतलब विजिट किए हुए हैं, इन सारी चीजों को भी गांधी बताते हैं। और इसीलिए बहुत सारे मैगजीन्स ने वहां पर ये लिख रखा है। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आप देखेंगे कि बड़ाई करते हुए किसी भी ऑटोबायोग्राफी के नीचे चीजें लिखी गई होती हैं कि किताब इतनी शानदार है उतनी शानदार है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है ना। ठीक है, जैसे टाइम्स मैगजीन ने भी क्या लिखा हुआ है कि इतनी सच्चाई के साथ कोई भी आदमी अपनी आत्मकथा नहीं लिखेगा। कोई भी महान आदमी होगा ना, वो अपने जीवन के नकारात्मक पक्षों को छुपा करके रखेगा कि हम तो जन्म लेते ही बाबू न महात्मा गांधी थे, हम बचपन से ही महान थे। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। उनके लाइफ के जितने भी निगेटिव एस्पेक्ट्स थे ना, उन सारी चीजों की भी विस्तार से चर्चा उस व्यक्ति ने की है। और यही कारण है कि भाई आप क्या करेंगे कि उस किताब को भी अगर कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन जानेंगे, भारतीय आपको नटाल भारतीय कांग्रेस जानेंगे। ठीक है, 1906 ऑनवर्ड्स इन्होंने बहुत ज्यादा आपको वहां पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कैसे की, तो 1906 में एक ऐसा नियम कानून लाया गया जिसमें बोला गया कि प्रत्येक भारतीय को अपना पंजीकरण करना होगा। ठीक है, और अभी तो जैसे आप लोग ई गवर्नेंस के जमाने में पैदा हुए हैं कि आधार में अपडेट कराना है या जो भी कुछ करना है तो उसके लिए बहुत जल्दी चीजें हो जाती हैं। लेकिन पहले संभवतः ऐसा नहीं होता था, और यही कारण है कि भाई बहुत जब इंडियंस को समस्या हुई तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया। गांधी जी ने इस मैटर को देखने के लिए एक पहली बार सत्याग्रह का वहां पर प्रयोग किया। ठीक है, अगली चीज जानते हैं गांधी को लेकर के। गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है उनको जानते हैं, फिर इंडिया में हम लोग आएंगे। ठीक है, वहां का एक स्टेट है नटाल। ठीक है, वहीं पे एक ट्राइब भी पाई जाती है जुलू।
ठीक है, ज्योग्राफी का फैक्ट है, इसका गांधी जी से कुछ भी लेना देना नहीं है। एग्जाम में पूछेंगे ज्योग्राफी में कि जुलू ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपको इसी नटाल प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, रेफरेंस देखना है तो दक्षिण अफ्रीका के एक विख्यात ऑलराउंडर रहे हुए लॉन्स क्लूजनर 1999 वर्ल्ड कप के वो मैन ऑफ द सीरीज थे और वो जुलू ट्राइब से आते थे। ठीक है, जैसे ये आफरीदी पाकिस्तान वगैरह में ये लोग भी ट्राइब के नाम है। ठीक है, तो नटाल में वो क्या करते हैं ना कि फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। फीनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब फिनिक्स नाम क्यों लिया गया, एक बार थोड़ा हमको पानी पी लेने दीजिए। ठीक है, गर्मी तो बहुत प्रचंड है ना। ठीक है, तो हाइड्रेटेड भी रहिए पढ़ाई के साथ साथ। और हम ये भी आशा व्यक्त करते हैं कि पिछला वाला एमसीक्यूज आप सारे लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, तो गांधी क्या करते हैं ना कि नटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई फिनिक्स आश्रम क्यों, इंडियन आदमी है तो नाम रखना चाहिए रामलाल श्यामलाल जैसा। ठीक है, फिनिक्स इंग्लिश का एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक काल्पनिक चिड़िया, चिड़िया जो अपनी राख से ही अपने को पुनः जिंदा कर लेती है। राख मतलब हो गया जो चिड़िया मर गई, बट वो अपने राख से ही अपने को जिंदा कर लेती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए काल्पनिक लिखे। ठीक है, एक तरीके से फिनिक्स वर्ड को यूज किया जाता है किसी निराश कम्युनिटी को पुनः आशा या ढाढ़स बनाने के लिए कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अंग्रेज लोग हमारे प्रति बहुत अन्याय कर रहे हैं ना, तो इन सारी चीजों को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ हम लोग अपने व्यक्तिगत लेवल पर प्रयास करेंगे। एक दिन में कोई महल नहीं बनता है, एक दिन में कोई पर्वत हिमालय जितने ऊंचाई तक जाकर के अवस्थित नहीं हो जाता है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग चीजें करेंगे। ठीक है, अगला फैक्ट जानेंगे गांधी से रिलेटेड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहीं पर है ट्रांसवाल। ठीक है, और वहां पर वो स्थापित करते हैं टॉलस्टॉय फॉर्म। ठीक है, फॉर्म याद रखना भी आसान है। देखिए, टी से ट्रांसवाल है और टी से ही टॉलस्टॉय है। अब टॉलस्टॉय के नाम पर ये क्यों इतना ज्यादा, मतलब टॉलस्टॉय नाम क्यों रखा गया, फिर रामलाल श्यामलाल क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज रूस के एक राइटर हैं लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, तो लियो टॉलस्टॉय की कहानियों से, उनकी लेखनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और यही कारण है, कुछ 1909-1910 में मरे हैं लियो टॉलस्टॉय साहब। उनकी लेखनियों को अपने जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बताते हैं गांधी, और एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट देते हुए फिनिक्स आश्रम नटाल में स्थापित करते हैं और फिर ट्रांसवाल जो जगह है वहां पर टॉलस्टॉय फॉर्म को स्थापित करते हैं। लियो टॉलस्टॉय की एक कहानी है, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर्स। ठीक है, कि आखिर एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए होती है, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर्स। अगर एग्जाम में पूछे कि महात्मा गांधी साहब की फेवरेट कहानी कौन सी है, तो यही कहानी है, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर। और इस कहानी से गांधी इतने ज्यादा प्रभावित हुए ना, थोड़ा कलर वलर भी चेंज करते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा ठीक लगेगा, तो इसको वो खुद से ट्रांसलेट करते हैं किस नाम से, तो कितनी जमीन नाम से। ठीक है, एनसीईआरटी में पहले ये कहानी दी भी गई थी, शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, कि दो बहनें होती हैं, एक बहन की शादी हो जाती है आपको गांव में, एक बहन की शादी हो जाती है शहर में। शहर वाली बहन कभी आती है गांव वाली बहन को जलाती है कि शहरों में मेरे पास कार है, बंगला है, फला है, ढिमकाना है, आपके पास गांव में क्या है। और ये बातें गांव में जो सिस्टर थी जिसकी शादी गांव में हुई थी, उनके हस्बैंड बाहर से सुन लेते हैं और उनके मन में भी धुन सवार होता है कि भैया अब हमको भी अमीर बनना है, और अगर हमको भी अमीर बनना है तो भाई हम तो किसान है ना, तो ज्यादा से ज्यादा जमीन एक्वायर करेंगे तब तो ज्यादा से ज्यादा हम खेती बाड़ी करेंगे, तब तो ज्यादा से ज्यादा संपन्न किसान बने। इसीलिए वो अब प्रयास करते हैं कि हर जगह जहां जमीन मिल रहा है सस्ते दामों पर उसको खरीद लेते हैं। इसी क्रम में कभी उनको पता चलता है कि भाई दरिया पार का एक सौदागर आके बताता है कि वहां पे जाके देखो ना जमीन बहुत सस्ता है। वहां पर जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि जमीन तो वाकई में बड़ी सस्ती है। वहां के ट्राइबल लोगों से पूछते हैं जमीन का रेट क्या है, तो लोग बोलते हैं कि बाबू देखो यहाँ पर सच हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम लोगों को ये सब नहीं आता है, नाप जोख नहीं आता है, तो आप क्या करो कि 1000 रुपए हमको दे दो
और यहां से चलना आप शुरू करो, और जितना जमीन दिन भर में आप घेर लोगे ना उतना जमीन तुम्हारा होगा। और यहाँ पर केवल हमको 1000 रुपए रख दो। दिन भर में आप अगर जितना जमीन आप घेर लिए, आप हर जगह पे मार्क करते चले जाना, छोटे छोटे गड्ढे बना देना, ताकि बाद में इस चीज का प्रूफ रहे कि वास्तव में उस जगह तक तुम पहुंचे थे, और 1000 रुपए दे दो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट जहां से तुम चले थे वहीं तक अगर शाम होते होते नहीं आए तो ये 1000 रुपया तुम्हारा चला जाए। ठीक है, उस समय के लिए 1000 रुपया भी बड़ी चीज होंगी। खैर ये तो रशियन कहानी है, ठीक है, तो रूबल वुबल में होगा, उसको गांधी जी ने रुपए में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो फैक्चुअल डेटा पे नहीं जानते हैं, इस कहानी की मोरालिटी क्या है, क्या सीख मिलती है, उस पर जानते हैं। अब वो आदमी जहां जब बढ़ता था ना, वो देखता था कि अरे तो आगे और उपजाऊ जमीन है, उसके दिमाग में ख्याली पुलाव पकने लगते थे, यहाँ मक्का उगाएंगे, यहाँ ये उगाएंगे, यहाँ शुगर केन उगाएंगे एंड ब्ला ब्ला। ऐसे कर करके वो बहुत आगे निकल गया। और जब शाम हुआ तो देखा कि जा अब तो यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो क्या किया कि बहुत जल्दी जल्दी उसने अपना जितना भी बेकार का सामान था फेंक दिया, और जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू किया। और इतनी तेजी से वो 1000 रुपए के चक्कर में, जमीन के एक्वायर करने के चक्कर में दौड़ा कि अंतिम में जा करके वो मर गया। लेकिन मरते मरते भी जो वो निशान लगा हुआ था स्टार्टिंग, वहां पे एक टोपी रखी हुई थी, उस टोपी को उसने टच कर लिया। सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे थे कि देखो कितना जमीन इस आदमी ने घेर लिया। और अंतिम में लेखक लिखते हैं कि वो आदमी जो जिंदगी भर जमीन के लिए मारा मारा फिरा, उस आदमी को वो अपने साथ एक नौकर लेकर के गया हुआ था, नौकर ने वहीं पर जमीन में गड्ढा खोदा, और मात्र 2 मीटर गड्ढा उस आदमी के लिए मोर देन सफिशियंट था। कितना हाइट होता है लोगों का, 6 फीट 5 फीट इस तरीके से, तो 2 मीटर का गड्ढा मोर देन सफिशियंट। तो कितनी जमीन का सिग्निफिकेंस ये है कि भाई कितना भी आप भाग दौड़ कर लोगे ना, आपका जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं अगर उनकी पूर्ति हो जा रही है ना, तो वो भी परमात्मा का आप दया दृष्टि ही मानिए। ठीक है, एक बड़े शायर ने कभी लिख रखा है कि ये कर्म भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम, ये कर्म भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम, दरहना पैदा हुए महरूफ दफनाए गए। मतलब नंगे पैदा हुए थे, कम से कम कपड़ों के साथ हम लोग दफनाए जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो सच अ गुड थिंग। हम लोगों को अपनी आवश्यकताओं को लिमिट करना चाहिए। और महात्मा गांधी का एक आप कोट याद रखेंगे कि पृथ्वी सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन किसी के भी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। ठीक है, ऐसे वगैरह में इस स्टेटमेंट को कहीं पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो टॉल्स्टॉय फॉर्म वगैरह हम लोगों ने देखा कि टॉल्स्टॉय फॉर्म की कुछ कहानी थी। अगले में जानेंगे कि इस लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर बनाए गए इस फॉर्म की स्थापना में कुछ इंडियंस लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, जैसे JRD टाटा साहेब ने फंड दिया था, इवन हैदराबाद के निजाम ने भी मदद की थी, मतलब आर्थिक मदद की थी कि टॉल्स्टॉय फॉर्म आप बना रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे कि आपको कुछ कुछ हम मदद कर देते हैं। ठीक है, इवन इसके लिए कुछ सहायता आपको कांग्रेस के तरफ से भी ऑफर की गई थी। और JRD टाटा तो उस समय में 25,000 रुपए भेजते हैं। ठीक है, उस समय का 25,000 रुपया मतलब आज के समय का लाखों समझ लीजिए। तो ये भी एक फैक्ट है, इस एक फैक्ट को भी आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में पूछेंगे कि टॉल्स्टॉय फॉर्म स्थापित किस लिए किया गया था, तो इसको स्थापित किया गया था स्थानीय भारतीयों को रोजगार दिलाने के लिए। ठीक है, स्थानीय भारतीयों को रोजगार दिलाने के लिए। ठीक है, अगला लैंडमार्क चीज जानेंगे कि 1909 जो ईयर है, उस साल वो अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब लिखते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। और अभी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हिंदी और स्वराज ये दोनों टर्म इनिशियली किसके द्वारा दिए गए हैं, तो दिए गए हैं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और इन्हीं दोनों वर्ड्स को ज्यादा पॉपुलर कर देते हैं महात्मा गांधी। तो स्वराज की अवधारणा, बाल गंगाधर तिलक साहब का स्टेटमेंट है ना कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये सच इन दोनों लोगों का दिया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना,
इनिशियली दिया गया है दयानंद सरस्वती साहब का, और जो हिंद स्वराज आपको गांधी की पुस्तक लिखते हैं उसमें वो भारतीय मूल्यों की प्रशंसा करते हैं और पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हैं। ठीक है, इनिशियल क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोगों ने क्या जाना था, जजमानी सिस्टम, और जजमानी सिस्टम एक तरीके का बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें अगर आप किसान हैं तो लोगों को अनाज दे दीजिए, कोई लुहार है तो बदले में वो लोहे के आपको औजार दे देंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस एक तथ्य को भी आपको जानना समझना चाहिए। ठीक है, अगले में आते हैं। तो हिंद स्वराज जो किताब है इसमें भारतीय मूल्यों की प्रशंसा की गई है, और इसका मतलब कि भारतीय मूल्य मतलब भारतीयों का जो बार्टर सिस्टम था, जजमानी सिस्टम था, ठीक है, उसकी प्रशंसा की गई है और पश्चिमी मूल्यों की आलोचना की गई है। तो एक तरीके से एग्जाम में पूछे कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचार हमको कहाँ दिखते हैं, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में थोड़े दिखते हैं। वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उन्होंने जीवन में जो भी चीजें फेस की उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, तो ये जानेंगे कि हिंद स्वराज जो है उसमें पश्चिमी मूल्यों की वो आलोचना करते हैं और आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, या पहले के हमारे जो मूल्य थे उनकी प्रशंसा करते हैं। अगला एग्जाम में पूछते हैं कि मूलतः ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये गुजराती में लिखी गई है। और लिखी कब गई है एग्जाम में, तो अब ये भी पूछ देते हैं, तो इस चीज को जानेंगे कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से जब ये दक्षिण अफ्रीका वापस आ रहे थे ना, उसी समय इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, इस पुस्तक को गढ़ा। ठीक है, अब तो एग्जाम इतने एडवांस हो रखे हैं ना कि वो ये तक पूछ देते हैं कि भैया वो कौन सा पानी का जहाज था जिसमें यात्रा करने के दौरान महात्मा गांधी साहब ने इस पुस्तक को लिखा। ठीक है, तो आंसर होगा किल्डोनन कैसल। ठीक है, किल्डोनन कैसल। ठीक है, इसी समय इन्होंने क्या लिखा है, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। दो पानी के जहाज गांधी से रिलेटेड अक्सर पूछते हैं, एक तो राजपूताना जहाज था जिसमें राजपूताना था, जिसमें वो ट्रेवल करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब वो जाते हैं ना, तो वो पार्टिसिपेट जब इंग्लैंड जाते हैं तो इसके लिए जिस जहाज को यूज करते हैं वो है आपको आईएनएस राजपूताना। ठीक है, अगला क्या आपको जानने की जरूरत है उसको देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे कि 1906 में गांधी क्या करते हैं ना, कि पैसिव रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1906 पैसिव, ठीक है, पैसिव रेसिडेंट, पैसिव रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1906 में। ठीक है, इसके अतिरिक्त और इनके जीवन के आरंभिक जीवन के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है, यहाँ पर एसोसिएशन लिख लेंगे। और देखिए आज के समय में ना हर चीज आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें खुद भी रियलाइज करनी चाहिए। पैसिव मतलब क्या है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अरविंदो घोष वैसे व्यक्ति थे जो पैसिव रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो एक तरीके से अपने आंदोलनों को एक सही दिशा देने के लिए क्या हमारा राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या हमारी सटीक कार्यविधि होगी, इस चीज के लिए ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब इस पैसिव रेसिडेंट एसोसिएशन के थ्रू क्या किया गया है ना, कि वहां पर एक ब्लैक एक्ट लाया गया था। ठीक है, और ब्लैक एक्ट में बोला गया, ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था इसका पूरा नाम, ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, चाहे तो रोक करके लिख सकते हैं, और इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला गया ब्लैक एक्ट। इसमें क्या कर दिया गया ना, कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ भी कहीं रोड पर निकल रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखा जाएगा, होना चाहिए, और नहीं तो इस चीज के लिए आपको जेल वेल हो सकता है। अब सोच करके देखिए कि अपने आप में कितनी बुरी चीज है कि आप अपने किसी रिलेटिव के साथ बाहर निकल रहे हैं और बार बार आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ये वैलेंटाइन डे के दिन अगर ऐसा सिस्टम हमको लगता है पार्क वार्क में कर दिया गया तो देश में जेनजी जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। ठीक है, तो इसी एक्ट के खिलाफ उन्होंने क्या किया, पैसिव रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो गांधी जी हैं, सबको पता है कि 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया रिटर्न करते हैं, तो क्या कौन सा वो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये 1915 वाला नहीं था,
बल्कि 1901 में कांग्रेस का जो सेशन था उसमें ये पहली बार भाग लेते हैं। और एग्जाम में अब ये भी पूछने लगे हैं कि भैया ये जो अधिवेशन था ना ये कहां पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी दिनसा, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की गई थी दिनसा वाचा के द्वारा, ठीक है। दिनसा वाचा कौन से व्यक्ति हैं, याद है आप लोगों को, क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी है, आर्थिक धन का जो निष्कासन की थ्योरी है, इसको किस इंडियंस ने पॉपुलराइज किया, तो सबसे ज्यादा दादा भाई नौरोजी, उन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया सालाना आपको क्या की, प्रेडिक्ट की। ड्रेनेज ऑफ द वेल्थ को बोलते हैं अनिस्टोकानिस्ट, लेकिन इस वेल्थ ड्रेनेज ऑफ द वेल्थ थ्योरी को और कौन कौन से लोग पॉपुलर करते हैं, तो उसमें एक नाम दिनसा वाचा का भी था, ठीक है, कभी यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अतिरिक्त आरसी दत्त थे जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा, तो यही दिनसा वाचा कलकत्ता के 1901 के सेशन में आपको प्रेसिडेंट थे, जिसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किसी सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आपको गांधी जी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन से व्यक्ति थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले वो व्यक्ति हैं जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने के लिए 2 बार गए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुए ये, और इतना ही नहीं, ये गांधी के ही राजनीतिक गुरु नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक गुरु और किनके हैं, ये राजनीतिक गुरु और है मोहम्मद अली जिन्ना के, ठीक है। बोला जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना अगर गोपाल कृष्ण गोखले साहब जिंदा रहते तो कभी भी विभाजन नहीं होने देते, क्योंकि जिन्ना गांधी जी की गोपाल कृष्ण गोखले साहब की हर छोटी छोटी बात मानता था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि 1905 में बनारस का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करते हैं, और साथ साथ सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी जानेंगे कि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी फैक्ट है, इनके राजनीतिक गुरु न सिर्फ इनके बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के 2 बार पूछेंगे कि कौन सा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में इनसे मिलने गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और 1915 में जब गांधी आते हैं ना इंडिया, तो ये किसी राजनीतिक दल से अपने को संबद्ध करने का प्रयास करते हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइस करते हैं कि बाबू अभी तुमको आंख और कान खुला रखना है, मतलब आंख से देखो कि देश में क्या दुर्दशा है आम भारतीयों की, और कानों से सुनो कि हमारे अगेंस्ट अंग्रेज क्या कर रहे हैं, लेकिन मुंह मत खोलना जब तक तुम इंडिया को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तुम्हारा बाहर का वास्ट एक्सपीरियंस है, 1893 से लेकर के 1915 तक लगभग 21-22 सालों तक तुम विदेश में ही रहे, बहुत कम समय तक बीच में तुम्हारा इंडिया आना जाना हुआ, तो इंडियंस के बारे में अगर तुमको बेटर जानना है तो पहले उस चीज को एक बार करो, और तब आप क्या करना कि और सारे काम आप करना। अगला एग्जाम में पूछते हैं कि गांधी जी पर किस किस विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो अद्वैत दर्शन का, ये किससे प्रभावित हुए, तो अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद हम लोगों ने देखा हुआ है, दिस वेरी थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय ग्रेट शंकराचार्य। अद्वैत मतलब क्या होता है, अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, मतलब दुनिया में दो चीजें है ही नहीं, दुनिया में केवल कौन सी चीज है, एक ही ईश्वर है, और जितनी भी आत्माएं, जितनी भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, वो एक तरीके से ईश्वर का ही रिप्रेजेंटेशन है इस आउटर वर्ल्ड में, ठीक है। ईश्वर ने अपनी माया से उन चीजों को क्रिएट किया, तो अद्वैत हो गया, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इन्हीं शंकराचार्य का बिहार की एक विदुषी के साथ क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है, आपको जो धार्मिक विवाद है वो होता है, जिनका नाम था भारती, ठीक है, जो कि वाइफ थी किनकी, मंडल में से। ये तो एक तो अद्वैतवाद से इंस्पायर्ड थे, दूसरे ये श्रीमद् भागवत गीता जी से इंस्पायर्ड थे, इन्होंने किताब लिखी है गीता माता, ये श्रीमद् भागवत गीता को माता के इक्विवेलेंट मानते थे, ठीक है। और साथ साथ हिंदुओं के गीता के अतिरिक्त ये जैन दर्शन से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। देखेंगे ना कि महात्मा गांधी ने 11 महाव्रत दिए हुए हैं कि अगर आप गांधीवादी हैं तो इन महाव्रतों को आपको फॉलो करना है, और उन 11 महाव्रतों में से 5 महाव्रत तो ठीक वही हैं
जो जैन धर्म में भगवान महावीर ने हम लोगों को सिखाया, वो अस्तेय वगैरह हो गया, सत्य हो गया, हिंसा हो गया, ठीक है। तो वो चूंकि मेंस का पार्ट हो जाता है तो उसको कभी और हम लोग देख रहे होंगे। बहरहाल जानेंगे कि अद्वैत से प्रभावित थे, श्रीमद् भागवत गीता, गीता माता वो पुस्तक भी लिखते हैं, जैन धर्म से वो प्रभावित थे। बोलते हैं कि आखिरी के दिनों में ना जैनिज्म क्या होता है कि वो किसानों को भी एंडोर्स नहीं करता है। उनका मानना है कि किसान भी जीव हत्या कर रहे हैं। और यही कारण है कि गांधी क्या प्रयास करते हैं ना, गांधी बोलते हैं कि भाई अगर अब आप लोगों को इस तरीके से चीजों को देखने की जरूरत है कि अगर आप जैसे उम्र के आखिरी पड़ाव में क्या हो रखे थे, पूर्णतया जैन हो रखे थे। पूर्णतया जैन कहने का मतलब कि वो अब अन्न भी नहीं खाते थे, वो केवल ड्राई फ्रूट्स खाते थे। लेकिन बात ये भी है कि अगर आपके फ्रेंड कोई मतलब टाटा बिरला जैसे बड़े लोग होंगे तो आप उतना ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें अभी हम लोगों ने देखी इसमें। अब इससे कल के जो क्लास का जो एमसीक्यूज है वो भी एक बार आप लोग बना लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर। कितना क्वेश्चन है? 20 है, तो 20 मिनट में फिर हम लोग मिलते हैं, फिर गांधी जी को आगे हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है।